तो सम्राट अशोक का आज देश शरीर नहीं है भले ही, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र और राजमुद्रा में अशोक स्तंभ इस बात का प्रमाण है कि उनका दैहिक शासन भले न हो, लेकिन वैचारिक शासन आज भी चल रहा है। आज हम महान सम्राट अशोक की जयंती मना रहे हैं और इस बीच में हम सबके मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे बीच हम सबके नेता, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे और आज अपना समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आपको क्या लगता है कि मुख्य अतिथि हमारे बीच हैं क्या? हैं क्या? तो एक बार एहसास कराइए कि है हमारे बीच में। कुछ हल्का नहीं हो रहा क्या? उधर पीछे में देख रहा हूं लोगों को अभी हाथ उठ गया। मुख्य अतिथि का सम्मान मुख्य अतिथि की तरह होना चाहिए, ना कैसे ही होना चाहिए। अभी भी मुट्ठी बंद है लोगों की। क्या बात। तो आपका सम्राट अशोक क्लब की तरफ से हम सभी लोग स्वागत अभिनंदन करते हैं और हमारे बीच कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके डॉक्टर रामाशय कुशवाहा जी, जो भी आपके बीच अपनी बातें रख रहे थे, आपका तहे दिल से सम्मान करता हूं। और हमारे बीच हमारे अतिथि के रूप में आए हुए पूज्य भिक्षु संघ के रूप में डॉक्टर उपनंद जी थे, बहुत अच्छी तरह से अपनी बातें रख रहे थे, बहुत बातें सीखने को मिली हैं। और हमारे बीच मंच पर बैठे हुए आज की अध्यक्षता कर रहे विश्वनाथ कुशवाहा जी, सम्मानित के वी सिंह जी और एक सफल संचालन कर रहे राजीव कुमार मौर्य जी और आप सभी लोग जितने लंबी यात्रा करके भी इतनी तन्मयता के साथ 10:15 बज रहे हैं, फिर भी आप बैठे हुए हैं, तो कहीं न कहीं आपकी जो स्ट्रॉन्ग जिज्ञासा है इससे पता चल रहा है। तो मैं चाहता हूं एक जोरदार अपने लिए एक ताली आपकी बहनी चाहिए। और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी बहनें हमारे साथ यात्रा में 8 किलोमीटर की यात्रा थी, इतनी मजाक नहीं है। अब जो डायरेक्ट यहाँ चले आए हैं वो तो नहीं समझ सकते उस आनंद को, जो 8 किलोमीटर चल के आए हैं उन्हें जो आनंद लिया है, उनके आनंद के लिए उनकी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का जो विषय है सम्राट अशोक की जो धम्म नीतियां हैं, उसका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या भूमिका है। इन सभी बातों को करने से पहले दुनिया में बहुत सारे लोग सूक्ष्मदर्शी थे, बहुत सारे लोग दूरदर्शी थे, बहुत सारे लोग समदर्शी थे, लेकिन इस सारे लोग निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे अलग हटके सम्राट अशोक को न सूक्ष्मदर्शी कहा गया, न दूरदर्शी कहा गया, न समदर्शी कहा गया। सम्राट अकेले हैं जो प्रियदर्शी कहलाते हैं। केवल प्रिय का दर्शन करना, अच्छाइयों की खोज करना, सकारात्मक चीजों की तरफ ध्यान रखना। इसलिए सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के धम्म को अपनाया, लेकिन किसी पर थोपा नहीं कि तुम्हें भी करना पड़ेगा इस बात को। और जबकि चाहते तो इतना बड़ा साम्राज्य था, इतनी बड़ी ताकत, इतने बड़े सामर्थ्य था, ये किसाए पर जो चाहते हो सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए वो प्रियदर्शी कहलाए। तो अपनी जिम्मेदारियों से भागोगे और विरोधी का पुतला फूकोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अपनी जिम्मेदारियों के सामने खड़े हो जाइए, अपने उत्तरदायित्व को संभालिए। मच्छर काट लेता है, जब
हाथों से? मच्छर काम क्या है? काटना। तो काट के कौन सी गलती कर दिया उसने? रात भर मच्छर से कटवाए आप, सुबह गाली किसको देते हैं? साला रात भर मच्छर काटते रहता है। अब मच्छर काम क्या है? वो अपना काम कर रहा था, तेरा काम क्या था? रात भर कटवाते रहना। तो कटवा तुम रहे थे, काट रहा था, तो गलती किसकी थी? काटना उसका स्वभाव है और बचना आपका स्वभाव है। सम्राट अशोक के बारे में नहीं जानते थे, या अब तक सम्राट अशोक हमारे देश में केवल जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान और विश्वविद्यालयों के विषय हुआ करते थे। हमारे देश में बच्चे सम्राट अशोक को जीके के लिए पढ़ते थे कि आईएएस और पीसीएस में सवाल पूछे जाते हैं उनके ऊपर, इसलिए मौर्य वंश का इतिहास को पढ़ते थे, इसलिए अशोक को पढ़ते थे। सम्राट अशोक को इस देश के लोगों ने, इस देश के बौद्धिक जगत के लोगों ने इस देश की समस्याओं का समाधान समझ के नहीं पढ़ा कभी भी। जबकि भारत विविधताओं का देश है, जहां विभिन्न जाति, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, यहां तक विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं। और सम्राट अशोक को एक तरह से कहिए वो विविधताओं के सम्राट थे। अगर जिस देश में विविधता हो, अनेकता हो, वहां सम्राट अशोक की नीतियों को छोड़कर कभी शासन नहीं चला जा सकता। इसलिए भारत का संविधान जब बनाया जाने लगा तो बहुत सारे धर्मग्रंथ हमारे देश में थे, लेकिन किसी का ध्यान उन धर्मग्रंथों की तरफ नहीं गया। इसलिए नहीं गया क्योंकि आज भी चाहे वो गीता के अनुयायी हो, चाहे कुरान के अनुयायी हो, अगर आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो इन दोनों की समस्याओं का समाधान न गीता में है, न कुरान में। उनकी समस्या का समाधान है भारत के संविधान में। सब लोग वही चाहते हैं। और भारत का संविधान है उस सम्राट अशोक की नीतियों का और भगवान बुद्ध के दर्शन का ही वो दस्तावेज। अगर कोई संविधान की बात करता है तो भगवान बुद्ध की बात करता है, अगर कोई संविधान की बात करता है तो अशोक की बात करता है। और इसको इस तरह समझिए कि कोई अशोक की बात करता है तो संविधान की बात करता है, और कोई बुद्ध की बात करता है तो संविधान की बात करता है। इसलिए जब आप अंतर्राष्ट्रीय जगत में आप जाते हैं तो हमारे देश में बहुत सारे महापुरुष हैं, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करना होता है तो इस देश को कहना पड़ता है कि हम उस देश से आए हैं जहां बुद्ध पैदा हुए। क्यों कहना पड़ता है? बड़े बड़े महापुरुष यहां पैदा हुए, भगवान तक पैदा हुए, ये क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि उनके दर्शन में वो ताकत नहीं है। भगवान राम को भी भगवान राम को भी रावण को मारना पड़ा, सुधार नहीं सकते थे। कृष्ण को भी कंस को मारना पड़ा, सुधार नहीं सकते थे। लेकिन भगवान बुद्ध को अंगुलीमाल को मारना नहीं पड़ा, क्योंकि दुनिया के सारे लोग संहारवादी संस्कृति के समर्थक हैं, लेकिन हम लोग तो सुधारवादी संस्कृति के समर्थक हैं। सुधारवादी संस्कृति के जनक हैं, प्रवर्तक हैं, संवाहक हैं। आप कहां खड़े? जब भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात होगी तो भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक की बातों से इतर नहीं हो सकती। इसलिए अगर सम्राट अशोक कहते हैं कि समस्त प्रजा हमारी संतान है, तो संतान का मतलब कुड़ाल को नहीं कहते, संतान का मतलब महेंद्र को नहीं बोलते, संतान का मतलब संघमित्रा को नहीं बोलते, संविधान का मतलब आप, संतान का मतलब हम आपको नहीं बोलते। जब अशोक कहते हैं कि समस्त प्रजा हमारी संतान है, प्रजा मतलब क्या? पूरा साम्राज्य के बाहर भी, क्योंकि बहुत सारे साम्राज्य का जो विस्तार था, जहां तक उनके देह का शासन था, उनके साम्राज्य की एरिया थी, लेकिन बहुत सारा ऐसी भी एरिया है जो उनके विचारों का प्रसार था। तो किसी भी शासक का शासन दो तरह का होता है, एक दैहिक शासन, एक वैचारिक शासन। तो दैहिक शासन उसे कहते हैं जब तक अपने शरीर के द्वारा शासन करता है। तो सम्राट
तो सम्राट अशोक का दही शासन 38 साल 40 साल रहा होगा जब तक वो जिंदा थे। लेकिन एक वैचारिक शासन जिसे कहते हैं कि उनके नहीं रहने के बाद भी उनके विचारों का प्रवाह जब तक चलता रहेगा तब तक उन्हीं का शासन माना जाए। तो सम्राट अशोक का आज देह शरीर नहीं है भले ही, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र और राज मुद्रा में अशोक स्तंभ इस बात का प्रमाण है कि उनका दैहिक शासन भले न हो लेकिन वैचारिक शासन आज भी चल रहा है। तो जब अशोक कहते हैं कि समस्त प्रजा हमारी संतान है, तो संतान मतलब अपनी निजी संतान है। समस्त प्रजा हमारी संतान है। क्यों ऐसा कहा उन्होंने? स्कूलों की है, प्राइवेट संस्थानों की है, क्योंकि समस्त प्रजा हमारी संतान है और अपनी संतान को दूसरे की कीमत दे देंगे, ये कैसे हो सकता है? तो वो राजा कहता था कि समस्त हमारा प्रजा संतान है, तो अपने संतान के लिए स्कूल खुलवाया, अपने संतान के लिए कॉलेज बनवाया, अपनी संतान के लिए अस्पताल बनवाए, यहां तक कि संतान के लिए किसके लिए? पशु पक्षियों के लिए बनवा दिया। और आज का राजा कहता है कि तुम तो परमपिता परमेश्वर की संतान हो, सब उन्हीं के हाथों में होना है, मेरे हाथों में क्या है? तो परमपिता संतान कहते ही अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया आज का राजा। यह बात आपको समझना है। इससे जब भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात आती है, क्योंकि एक बात ध्यान दीजिएगा कि सरकारें बदलती हैं, व्यवस्थाएं बदलती हैं, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन मानवीय संवेदनाएं कभी नहीं बदलती। आज से 2000 साल पहले जैसे बच्चा रोता था, आज भी वैसे ही रोता है। आज पहले भी पेट दर्द होते थे, आज भी पेट दर्द होते हैं। माँ बाप की सेवा करने पर उनको पहले भी अच्छा लगता था, आज भी माँ बाप की सेवा होगी तो अच्छा लगेगा। ये मानवीय संवेदनाएं हैं, कभी नहीं बदलती हैं। और सम्राट अशोक की जो धर्म नीतियां हैं, वो सरकार है नीतियों के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं पर अशोक काम कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि माता पिता की सेवा होनी चाहिए, दास और नौकरों का सम्मान होना चाहिए। अब इतने बड़े सम्राट के नगर में दास नौकर क्या करेंगे भाई? डीएम कैसे काम करेगा, ये काम कैसे करेगा, उसको सोचना चाहिए। दास नौकरों के सम्मान की बात अशोक करते हैं। इसका मतलब समाज की कड़ी दास और नौकर भी है, उसको छोटा ना समझिए। क्योंकि 40 लाख की गाड़ी है, अगर एक कांटा धस गया तो 40 लाख की गाड़ी क्या हो जाएगी? खड़ी हो जाएगी। तो हर उस कड़ी का समाज निर्माण में भूमिका है, और खासकर जो सबसे छोटी इकाई है उसका तो ज्यादा भूमिका है, लेकिन अक्सर हमारा ध्यान उधर नहीं होता। इसलिए अशोक वहां ध्यान ले जा रहे हैं। इसलिए अशोक को सामाजिक सम्राट कह सकते हैं कि सम्राट सोशल पिंड थे, सामाजिक सम्राट थे, और सामाजिक संवेदनाओं, सामाजिक संवेदनाओं की बड़ी समझ थी उन्हें, बड़ी करीब थी। लेकिन अफसोस की बात है कि हमने अपने राष्ट्रीय राजमुद्रा में अशोक स्तंभ को अपना लिया, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को अपना लिया, लेकिन अशोक के चरित्र को हमने आज तक नहीं अपनाया है। अशोक के चरित्र को अगर अपना लेते हम लोग, तो शायद अगल बगल के जो पड़ोसी देश हमारे सामने बंदूकें लेके खड़े हुए हैं, वो कभी बंदूकें लेके नहीं खड़े, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की बात करने से काम नहीं होता कि पूरी वसुधा हमारा परिवार है। जो अपने ही भाई को भाई मानने को तैयार नहीं है, अपने भाई को छूने को तैयार नहीं है, अपने भाई के साथ खाने को तैयार नहीं है, अपने भाई को छूने बटने को तैयार नहीं है, तो जो अपने ही भाई को छूत अछूत मानता हो और वो वसुधा परिवार कहता हो, यह ख्याली पुलाव नहीं होता है, ये छलावा है। लेकिन सम्राट अशोक ने जब कहा कि पूरी वसुधा हमारा परिवार है, तो अपने बेटा और बेटी को श्रीलंका भेज दिया, सिंघल भी भेज दिया। क्या उनका खानदान था वहां, उनके घर के लोग थे श्रीलंका में, क्योंकि पूरी प्रजा को तो उन्होंने अपना परिवार बना लिया, तो अपने बेटा बेटी को भेजा दूसरे देशों में, वहां से भेज दिया। क्योंकि आपका पड़ोसी जब तक खुशहाल नहीं होगा, यकीन मानिए आप भी खुशहाल नहीं हो सकते, क्योंकि पड़ोसी कितना भी छोटा हो, अगर हवा भरने में अगर कामयाब नहीं हुआ तो पंचर करने के लिए कमजोर नहीं है वो। तो अशोक कहते हैं, इसलिए इस बातों की इतनी गहराई से, लेकिन अफसोस की बात है
उन काल्पनिक धर्म ग्रंथों को इतनी बारीकी समझाया गया, लेकिन जो पत्थरों पर लिखे गए शिलालेख थे उनको आज तक कभी समझाया नहीं गया। कौन समझाएगा? जिम्मेदारी किसकी थी? माई तो हार मर रुपया तो रोई पहले के, जिसकी मां मरेगी तो रोएगा पहले कौन? मैं या पड़ोसी? जिसकी मां मरी है पहले वो रोएगा। लेकिन हम लोग कंफ्यूजन में है कि पहले पड़ोसी रोने लगेगा तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि मेरी मां सच करके क्या करे, सब रो रहे हैं। यानी सब अशोक जयंती मनाना शुरू कर देंगे तो हम मनाएंगे फ्री में। ये कभी होता है? जो बेटा अपने बाप का सम्मान नहीं करता है, पड़ोसी के लोग उसके बाप का सम्मान नहीं करते। अगर करना होता तो 2300 सालों से जो अजन्मा थे उनका जन्मदिन मनाया जाने लगा। अब जो जन्मा है उसको क्यों नहीं मनाया लोग? इसका मतलब पहले आप शुरू करोगे तब दुनिया बाद में शुरू करेगी। तो जब हम लोगों ने शुरू किया धीरे धीरे तो आज होड़ लगे पूरे देश से। खुशी है मुझे, अलग अलग दलों के लोग अपने लेटर पैड पर भी जयंती मनाने की सूचना देने लगे। क्या अशोक नए आए हैं? क्यों पार्टियां नहीं आई हैं? क्यों नेता नहीं आए हैं? सब थे, अशोक भी थे। उसी पटना में भी अशोक थे, राजधानी वही थी, लेकिन कोई उसी पटना पाटलिपुत्र में अशोक का नाम लेने वाला नहीं था। आज चाहिए, होड़ लगी है पटना में पेंडल लगाने की। बस फर्क इतना ही है कि बहुत सारे लोग दिल से मना रहे हैं और हम लोग तो दिल से मना रहे हैं। बहुत सारे लोग दिल से मना रहे हैं जयंती, लेकिन हम तो दिल से मना रहे हैं। दिल से मनाने वाले आते जाते रहेंगे, लेकिन हम तो कंटिन्यू चलते रहेंगे। हमारे फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसलिए ट्रैक्टर की टाली को उठाना है तो टाली को ऊपर से मत टांगिए, टंगने वाली नहीं है, नीचे से हो जाइए टाली के और जग लगा के पेरना शुरू कर दीजिए। कोई लोड नहीं लेना है, टाली के नीचे सो जाइए धूल में, बोरा बिछा के और पेरने लगे चुपचाप। टाली उठते उठते दिल्ली, लखनऊ और पटना तक पहुंच गए। आपको केवल अपना काम करना है, कुछ नहीं करना, किसी नेगेटिव पार्टी के चक्कर में नहीं पड़ना, केवल अपना काम करिए। इसलिए सम्राट अशोक का गांव से चला संगठन है। डाटी, भूसा, खलिहान, बोरा, धूल में काम करते आज लाजपत भवन में पहुंचा हुआ। कभी सोचा था हम लोगों ने? और सबसे पहला बिहार स्टेट ऐसा हो गया जिसने सम्राट अशोक के जन्मदिन पर राजकीय अवकाश घोषित किया। आगे वाले कब करेंगे ये उनके जिम्मा नहीं है। आगे वाले कब करेंगे आपके काम के ऊपर तय करेगा। इतना काम करो, इतना काम करो कि पगला जाएंगे। अब पगला के करेंगे होंगे कि समझे कि सब पगलाए, अब अगली साल काम करेंगे तो और पगलाएंगे। बाप नहीं सुनेगा, नाती नहीं सुनेगा, सनात तो सनात कैसे सुनेगा। बस अपना काम करिए, दूसरों पर नजर मत रखिए। दूसरों को बदलना आपके बस में नहीं है, लेकिन खुद को बदलना तो अपने बस में है। ये काम करिए और इसके लिए बौद्धिक क्षमता आपका होनी चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कौन सी बात कहाँ कहनी है, कब कहनी है, कितना कहनी है, इसकी समझ अगर नहीं है तो सम्राट अशोक ने शिलालेख में लिखा हुआ एक जगह कि झूठ बात, कोई सच बात भी अगर गलत जगह कही जाए तो झूठ ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तो सच बोलिए, लेकिन समय, प्लेटफॉर्म, परिस्थिति का ध्यान रखिए, क्योंकि शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ में पाओ। एक शब्द औषधि बने, एक शब्द करे घाव। शब्द से घाव हो जाएंगे और शब्द से घाव रिपेयर हो जाएंगे। कैसे करना, उसमें भगवान बुद्ध के हम अनुयायी हैं। सम्यक वाणी, एक का मतलब पहले है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि सरकारें बदलती रहती हैं, व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं,
लेकिन मानवीय संवेदनाएं कभी नहीं बदलती। और सम्राट अशोक ने संवेदनाओं पे काम किया। जब संवेदना पर काम करना शुरू कर दिया, तब जाके जनता के बीच में आ गए, देवानाम प्रदर्शन शुरू हो गया। तब जनता में निष्ठा पैदा हो गई, श्रद्धा पैदा हो गई। इतना जान लीजिए, किसी नेता के प्रति, किसी सरकार के प्रति अगर निष्ठा पैदा हो गई तो लाख लगे रहोगे, उसे प्राप्त नहीं कर सकते। और निष्ठा की ही देन है कि सब कुछ जानते हैं कि गलत है, फिर भी पानी में नहाने धक्का मुक्की खा के लोग चले गए। किसी का पावर ऑफ निष्ठा, ये निष्ठा का पावर है। सबको पता है गलत है, कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन निष्ठा है, झूठी ही सही। इसलिए सम्राट अशोक ने जब तलवार रखा तो निष्ठा उठा लिया। और निष्ठा कैसे पैदा होगी, तो राजा के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए राजा प्रजा के बीच में, उस पर उन्होंने काम शुरू कर दिया। तब जाके उस सम्राट अशोक महान कहलाए। क्योंकि तलवारों से विजय करने वाला सम्राट होता है और विचारों से विजय करने वाला महान होता है। तलवार की विजय अस्थायी होती है, अस्थायी होती है, लेकिन विचारों को संभालना तलवार की ताकत से ताकत नहीं है। हथियार से इतने बड़े साम्राज्य को संभाला नहीं जा सकता है। और हथियार की ताकत थोड़ी कमजोर पड़ेगी, तुरंत अपनी हावी हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो समझ गए। तो आज बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि अशोक ने हथियार रख दिया, इससे हमारा सत्यानाश हो गया। अशोक ने बौद्ध धर्म बना लिया, इससे हमारा सत्यानाश हो गया। अगर बौद्ध धर्म अपने से हमारा सत्यानाश हुआ होता तो चीन का भी सत्यानाश हो जाना चाहिए, जापान का भी होना चाहिए, कोरिया का भी होना चाहिए, उन विश्व के सारे देशों का होना चाहिए जो हमारे के अनुयायी। तो ये बात निकाल दीजिए अपने दिमाग से कि बौद्ध धर्म को अपनाने की वजह से सत्यानाश हुआ, बल्कि सच तो यह है कि बौद्ध धर्म को छोड़ देने की वजह से हमारा सत्यानाश हुआ। तो उसको छेड़ देने की वजह से हमारे अंदर विश्लेषण करने की क्षमता, मूल्यांकन करने की क्षमता, संश्लेषण करने की क्षमता समाप्त हो गई। क्या सही है क्या गलत है, ये परख करने की क्षमता खत्म हो गई। अब आज परखने की क्षमता जब आ गई है तो बेचैनी मच रही है। सही गलत को जानने की क्षमता आ गई है तो बेचैनी मच रही है, क्योंकि जग रहे हैं लोग, खिल रहे हैं फूल, जनता कर रही है बागवानी। अब जग रहे हैं लोग तो हिल रही है राजधानी। लोग जग रहे हैं, राजधानियां हिल रही हैं, क्योंकि राजधानियों से समाज नहीं बनता है, समाज से राजधानी बनती है। तो सम्राट अशोक जब तुरंत दमक प्रजा को अपनी संतान जब कहते हैं तो उन्होंने क्यों सोचा ऐसा? क्योंकि जान गए थे कितने बड़े साम्राज्य को संभालना हथियार के ताकत की बात नहीं है। तो लोग कहते हैं कि उन्होंने हथियार रख लिया, तो हथियार रखने की बात तो उन्होंने सारे लोग कहते हैं, लेकिन कोई चीज रख दिया तो क्या उठा लिया, इसकी चर्चा नहीं करता कोई। इतना बड़ा सम्राट क्या सोना रख के लोहा उठाया होगा, हीरा रख के चांदी उठाया होगा? अगर हथियार रखा तो क्या उठाया, इसकी चर्चा नहीं होती। इसका मतलब उनके दिमाग में बात स्थापित हो गई होगी कि हथियार एक समय निष्क्रिय हो जाता है और हथियार से जनता के शरीर में शासन किया जा सकता है, उसके रूह पर शासन किया जा सकता है, उसके शरीर में शासन कर सकते हैं। तो जान गए थे कि तलवार अशोक ने रखा तो क्या उठाया, निष्ठा उठाया, निष्ठा की ताकत। क्योंकि आदमी रोजी रोटी के लिए जान नहीं देता है, खेत बाड़ी के लिए अपनी जान नहीं देता है, निष्ठा के लिए अपनी जान दे देता है, दर्शन के लिए अपना जान देता है, अपने विचार के लिए अपना जान दे देता है। जान गए थे। तो अब निष्ठा कैसे पैदा होगी? निष्ठा पैदा करने के लिए राजा और प्रजा के बीच में संबंध कैसा होना चाहिए, तब निष्ठा पैदा होगी। तब अशोक कहते हैं कि समस्त प्रजा हमारी संतान है। इसका मतलब संतान कहते ही राजा ने पूरे जनता की जिम्मेदारी अपने सर पे ले लिया। उनका शिक्षा, दीक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब कुछ अपने हिस्से में ले लिया। आज जब राजा प्रजा को अपनी संतान मान लिया तो 12 बजे रात में अगर बेटा बीमार पड़ जाएगा तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बोलेंगे ऑफिस टाइम नहीं है, 10 से 4 मेरा ऑफिस टाइम है,
8 बज गया, रात में नहीं जाऊंगा। अगर राजा होते तो बोलते आप इस टाइम खत्म हो गया, कल 10 बजे आना। लेकिन उन्होंने कहा कि समझ प्रजा हमारी संतान है, तो संतान 12 बजे रात को बीमार पड़ेगी, उसी समय उसके जाना पड़ेगा। कभी भी बीमार पड़ेगा उसी समय जाना पड़ेगा। तब संतान जब मान लिया, तब कहा कि जनता का कोई भी सुख दुख हो, प्रतिवेदक कभी भी हमको सूचना दे सकता है, चाहे निवास में रहूं, चाहे उद्यान में रहूं, चाहे 50 से कहीं भी रहूं, मैं जनता की सूचनाओं को हमें प्रतिवेदक कभी भी दे सकता है, क्योंकि समस्त प्रजा हमारी संतान है। तो संतान कहते ही पूरी जिम्मेदारी ले लिया राजा। और आज का राजा कह रहा है कि आप सब तो परम पिता परमेश्वर के संतान हो। और उस समय का राजा क्या कहता था? आप सब मेरी संतान हो, यानी हम जिसकी संतान होंगे जिम्मेदारी उसकी होगी। आज जो ही कहते थे कि हम परम पिता परमेश्वर की संतान है, तो हमारी जिम्मेदारी खत्म। अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो ये मेरी मर्जी नहीं है, सब ऊपर वाले की मर्जी है। सब परम पिता परमेश्वर की संतान है। रब तो चाहे वही होना है, आदमी तो हिलना है, ठेला बैठे पर। रब तो चाहे वही होना है, ऊपर वाले की सब मर्जी चलती है। संतान होते हुए भी अगर प्राइवेट खोलना पड़ रहा है, दिस इज द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। सरकारी स्कूल खोलते रहते ही प्राइवेट स्कूल खोलना पड़ रहा है, इस द फेलियर ऑफ सरकार। इस सरकार का फेलियर है। तो बस इतना बात ध्यान रखिएगा कि सारे धर्म ग्रंथों, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, सारे धर्म ग्रंथों में ये बात लिखी है कि सदा सच बोलना चाहिए। अब अगली बात जो बोलने वाला समझिएगा ध्यान से। सदा सच बोलना चाहिए, ये हर जगह लिखा हुआ है। लेकिन सच बात कहां बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए और किस जगह बोलना चाहिए, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। और जो नहीं लिखा हुआ है, असली मेन काम की बात वही है। इसलिए सही जगह झूठ बोलकर भी कोई देश के सर्वोच्च गति पर बैठ जाता है, और एक व्यक्ति सही जगह गलत चौक पर बोल के भी नीचे चला आता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि सच बोलना तो जरूरी है, लेकिन समय, परिस्थिति और जगह का ज्ञान होना जरूरी। कहां मैं है इस समय, अरे की समझ नहीं है तो आई लव यू बोल करके जीवन भर के साथी बन सकते हैं, और वही सब गलत जगह बोल करके जूते खा सकते हैं। इसलिए आई लव यू का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सही जगह पे कौन सी बात कब कहां बोलना है इसकी समझ नहीं रहेगी तो सच बोल के भी आप परास्त हो जाएंगे, और कोई झूठ बोलकर भी जीत जाएगा। इसलिए हमेशा की बातों का हमें ध्यान रखना है। इसलिए जागरूक होइए, लेकिन उग्र मत होइए। जागरूकता और उग्रता दोनों में फर्क होता है। जागरूकता में होश होता है, समझ होती है, और उग्रता में होश और समझ नहीं होती। इसीलिए अगर कोई विद्वान है, उसका पुतला फूंक देने से विद्वान नहीं हो जाएंगे। किसी ने ज्यादा नंबर पा लिया मार्कशीट में, गलती सही, तो उसी मार्कशीट को फूंक देंगे तो आपके मार्कशीट में नंबर नहीं बढ़ जाएगा। आपको तब पड़ेगा जब आप लिखोगे, आप कभी बनोगे। इसलिए सम्राट अशोक क्लब पूरे अपने इत्मीनान से इसी बात में लगा हुआ है कि काबिल बनो, योग्य बनो। और जब योग्य बन जाओगे, काबिल बन जाओगे, तो जिसका आपको खतरा लग रहा है, सबसे पहले उन्हीं लोगों ने भगवान बुद्ध के सामने घुटना टेका था। 5 शिष्य कौन थे? 5 शिष्यों ने घुटना टेका था। कौन लोग थे? पहले संगर मारा। वहां शाक कुमार नहीं आए थे, वहां मौर्य कुमार नहीं आए थे घुटना टेकने के लिए। तो समझिए, जिस हवा से डर है बुझने का, उसी हवा से जलना भी है। तेज हो जाएगी तो बुझ जाएंगे, और धीरे रहेगी तो जलते रह जाएंगे। हवा वही है। तो सम्राट अशोक क्लब एक बौद्धिक संगठन है। यहाँ सीखना है, समझना है। मैं भी सीख रहा हूं, 28 साल हो गए सीखते हुए, और 28 साल सीखने के बाद ऐसा लगता है कि मैं गधे पैदा हुआ था, गधे मर जाऊंगा लगता है।
क्योंकि वैसे महासागर से जुड़े हुए हैं, चूंकि से एक अणु भी अगर दिमाग में आ जाए तो जीवन बदल जाएगा। इसलिए सम्राट अशोक, इससे जब भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात आती है तो भगवान बुद्ध का ही नाम लेना पड़ता है। समझिए ध्यान से। तो आज सम्राट अशोक की जयंती हम मना रहे हैं। आज से 20, 25, 26 साल पहले अशोक का नाम भी नहीं आता था किसी को, लोग जानते भी नहीं थे, गीत गाते थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यार। तो विजयी विश्व रोज गाते थे, कालर उठा के बढ़िया था। लेकिन आज तक किसी ने नहीं बताया कि विजयी विश्व जो गाना गा रहे हो किसकी वजह से गा रहे हो, ये गौरव क्यों मिला आपको? तो उनका दोष नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा आज, क्योंकि हम लोग को अपने मंत्री महोदय को सुनना भी है, जानना भी है, समझना भी है, सीखना भी है। तो इन्हीं सब बातों के साथ बहुत सारे बच्चों ने अपने कार्यक्रम तैयार किए हैं। आप लोगों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि हम लोग नीचे उतर भी जाए बोल के, फिर भी कोई उठेगा नहीं। अपने बच्चों के सम्मान के लिए, अपनी बहनों के सम्मान के लिए, क्योंकि उन सारे बच्चों को सुनना भी है, उन्हें सम्मान भी करना है, उनके मनोबल को बढ़ाना भी है। इन सब बातों के साथ आप सभी लोगों ने सुना, हमारे मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच